वेलकम टू नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज। बच्चों, रैंक लाना किसी और प्लेनेट के बच्चों का काम नहीं है। ये सिर्फ डिसाइड कर लेना है कि ये रैंक मुझे ही लाना है, और ये ब्रह्मा सीरीज आपको इसी में मदद करने वाली है। आपके रैंक को बूस्ट करने वाली है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली है। जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र छोड़कर, सबसे पावरफुल अस्त्र छोड़कर, ब्रह्मास्त्र छोड़कर महाभारत जीत लिया गया था, उसी तरह यहां पर फिनिक्स का यह ब्रह्मास्त्र छोड़कर 2026 का नीट डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के केमिस्ट्री लेक्चर की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पावरफुल बूस्टर सेशन थर्मोडायनामिक्स का। आप रेडी हैं? आप तैयार हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? और आपको पता है, आपको अच्छे से आता होगा कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर दो सेक्शन होते हैं, थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है, टेम्परेचर एंड हीट आर नॉट, और ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो जहां तक हम जानते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो टेम्परेचर जो होता है बेटा, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कोई चेंज आप नहीं देखेंगे। उसी तरह से लेकिन अगर हम हीट की बात करें तो हम जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे हीट की क्वांटिटी भी चेंज होती जाती है। इसका मतलब ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही है आर नॉट का। इसका मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है और सेकंड वाला इंटेंसिव नहीं है, अपोजिट कर देना है। तो आंसर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ। तो चलो बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जोश के साथ, क्योंकि इस बार लाएंगे हम रैंक बड़े होश के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम अगर हम जानते हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पर कौन सी कंडीशन होगी। और आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम का कांस्टेंट होना। वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट होता है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमारा जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये आंसर होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर। ये सवाल, इस पे काफी सवाल आते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम हीट कांस्टेंट रखते हैं, इसका मतलब हीट चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हीट चेंज इन हीट जो हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आइडियल गैस एक्सपांड इन वॉल्यूम एक्सपांड किया गया है, और कहां से कहां तक एक्सपांड किया है? 10⁻³ से लेके 10⁻² तक एक्सपांड किया है। 300 केल्विन, मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, और कांस्टेंट प्रेशर अगर हो तो वर्क डन क्या होता है? तो बेटा वर्क डन हो जाता है यहां पर -P डेल्टा V। तो यहां पर -P का वैल्यू क्या है? 10⁵ है। और वहीं पर चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो फाइनल वॉल्यूम आपका 10⁻² है, -10⁻³ है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 10⁵ हो जाएगा। और यहां पर बेटा इसको अगर अपन कॉमन लेते हैं तो ये 10 - 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ये पावर दोनों कैंसिल होंगी, बचेगा 10⁻², और यहां से बचेगा 9। तो ये 900 ATM लीटर हो जाएगा। 900 सॉरी, ये आपका यूनिट जो है यहाँ पर न्यूटन और मीटर क्यूब में चल रहा है, तो 900 जूल हो जाएगा। 900 जूल होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस सब दूर पहले से चल रहा था। तो प्यारे बच्चों, आंसर थर्ड हो जाना चाहिए। और अगला आंसर जो है, अगला क्वेश्चन जो है पहले देख लेते हैं। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 300 जूल, अगर वर्क डन 300 जूल है, when 100 कैलोरी हीट सप्लाई की जाए टू इट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का एक क्वेश्चन है Q + W। साइन कन्वेंशन से देखेंगे, हीट जो है, हीट सप्लाई की गई है, कितनी हीट सप्लाई की गई है? 100 कैलोरी का हीट सप्लाई किया गया है। लेकिन इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 300 जूल दिया गया है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस में आएगा, -300 जूल यहां पर लग जाएगा। अब ये जूल में है और ये कैलोरी में है, और आंसर आपको जूल में लाना है, तो इस कैलोरी वाले को हमें बदलना पड़ेगा। एक कैलोरी में होता है
4.2 जूल लगभग, तो 100 कैलोरी में हो जाएगा 100 इंटू 4.2, मतलब हो जाएगा 420 के आसपास आंसर आएगा ये वाला। और यहाँ रख देंगे इसको वैल्यू को, तो Q का वैल्यू हो गया 420 और ये हो गया -300, सब मिला के हो गया 120 जूल। तो 120 जूल जो है इसका आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बोथ Q एंड W। देखो Q जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एज वेल एज जो Q होता है वो एक पाथ फंक्शन है और W भी पाथ फंक्शन है, तो ये दोनों ही पाथ फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब हम Q प्लस W कर देते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी बन जाता है, और इंटरनल एनर्जी जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। तो Q एंड W बोथ आर पाथ फंक्शन, वहीं पर ये स्टेट फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाथ एंड स्टेट इज द आंसर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नीट में इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिए। 2026 में इनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपकी किस्मत बनकर आपके सामने नजर आ जाए, और फायदा उन्हीं को होगा जो इस नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज को एंड तक सॉल्व करेगा, हमारे साथ मिलकर सॉल्व करेगा। क्योंकि हमारा सपना सिर्फ नीट में स्कोर लाना नहीं है, हमारा सपना है इस नीट के स्कोर से एमबीबीएस कॉलेज में, गवर्नमेंट में एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना और अच्छी से अच्छी रैंक हासिल करना। तो प्यारे बच्चों, तो फॉर द रिएक्शन ऑफ Ag2O, देखो यहाँ सॉलिड है, यहाँ सॉलिड है और यहाँ O2 दिया गया है, और हमें डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन बनाना हो केमिकल चेंज के लिए, तो डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। सबसे पहले यहाँ डेल्टा Ng का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा हाफ मतलब 0.5, और ये सॉलिड के लिए तो हम चेक नहीं करेंगे, ये वैल्यू उठाकर यहां रख दें, तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस हाफ RT। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E आ जाएगा, मतलब फोर्थ है आंसर। वहीं पे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, वंस अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आल्सो नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, -67.1 किलो कैलोरी में दिया गया है प्यारे बच्चों। और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कहते हैं एंथैल्पी चेंज, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। यहां पर डेल्टा Ng कैलकुलेट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा Ng का वैल्यू कैसे आएगा, 1, और ये दोनों भी गैस है, तो 1 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5 बचा कितना, 0.5। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, डेल्टा H तो निकालना ही है, और ये वैल्यू हो गई है -67.71, और ये वैल्यू हो गई है -1/2, और R का वैल्यू कैलोरी में रखना है, वो आ जाएगा 2, और उसके बाद 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 290, और इसे किलो कैलोरी में बदलने के लिए डिवाइड कर देंगे 1000 से, बेटा 2 से 2 चला गया, ये हो जाएगा 0.29, इसमें ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.68 किलो कैलोरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाना चाहिए सेकंड। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, लेकिन आपको कभी यूनिट में उलझाएंगे, कभी रिएक्शन में उलझाएंगे, आपको उलझना नहीं है। अब तो हमारा बेस्ट देने का टाइम आ गया है, चलो उस बेस्ट देने की तैयारी करते हैं इस नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ। तो प्यारे 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 फ्यूचर डॉक्टर्स, देखो अगला क्वेश्चन भी एक रिएक्शन के ऊपर है, और यहाँ पर भी डेल्टा E का वैल्यू 17 किलो कैलोरी दिया गया है। अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पे हमें डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT निकालना है, और डेल्टा Ng का वैल्यू होता है 3 और 3 6, 6 माइनस 3 और 1 4 इक्वल टू 2। वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं, डेल्टा H, डेल्टा E का वैल्यू यहाँ से रखते हैं 17 प्लस यहाँ पर वैल्यू है 2, R की वैल्यू रखेंगे 2। सर क्यों 2 रखेंगे, क्योंकि कैलोरी में निकालना है, इंटू T का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है 300, डिवाइडेड बाय बेटा कर देंगे 1000।
तो ये 1200 डिवाइड बाय 1000 हो रहा है, मतलब ये आ गया 17 प्लस 1.2 मतलब 18.2 किलो कैलोरी। तो आंसर ये हो गया भाई बच्चों। फिर तो कैलकुलेशन है, इजी हो गया कि नहीं हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच, देखो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब आपका डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 आ जाए। डेल्टा एन जी का वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, मतलब ये हो गया डेल्टा एन जी का वैल्यू 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर डेल्टा एन जी का वैल्यू हो गया -1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, मतलब यहाँ पर डेल्टा एन जी का वैल्यू हो गया 0, मतलब यही आंसर होना चाहिए। यहाँ पर भी चेक करना है, यहाँ पर डेल्टा एन जी का वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ 0 और यहाँ पर 1.5 मतलब -1.5, तो आंसर थर्ड हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। An irreversible process occurring isothermally in an isolated system leads to increase in the total entropy of the system. Thermodynamic second law. This is thermodynamic second law. Thermodynamic second law क्या कहता है? Thermodynamic second law कहता है कि entropy of the यूनिवर्स या एंट्रोपी ऑफ द इरिवर्सिबल आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव या इंक्रीज होती है, तो आंसर ये आना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फॉर विच रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेल्टा एस विल मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगी? जब इंक्रीज हो। इंक्रीज कब होगी? देखो सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा गैस की एंट्रोपी होती है, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड और लिक्विड से ज़्यादा गैस की एंट्रोपी होती है। मतलब अगर प्रोडक्ट में गैसेस बन रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट में सॉलिड बन रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखो ये सॉलिड, ये गैस और गैस से सॉलिड बना, एंट्रोपी डिक्रीज कर गई है, एंट्रोपी डिक्रीज कर गई है, मतलब मिनिमम हो जाएगी। फिर यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ सॉलिड है और सॉलिड के साथ एक सॉलिड से गैस बन रहा है, मतलब यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। यहाँ सॉलिड एक गैस, यहाँ भी एक गैस, मतलब एंट्रोपी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या हुआ है? एंट्रोपी बेसिकली डिक्रीज हुई है। नाइट्रोजन गैस और यहाँ भी गैस और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैं। जनरली यहाँ पर क्या हो रहा है? एटॉमिसिटी चेंज हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए? सेकंड आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एंट्रोपी चेंज फॉर द H2Cl2 एंड HCl आर गिवन। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है। देखो एंट्रोपी जो होती है वह स्टेट फंक्शन होती है, तो एंट्रोपी जो होती है समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट होती है। तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स HCl की एंट्रोपी कितना है? 0.19 है, राइट, माइनस समेशन ऑफ H2 और Cl2, तो H2 की एंट्रोपी कितनी है? 0.13 है। वहीं पर क्लोरीन की कितनी है? 0.22 है। तो ये तो हो गया 0.38 माइनस ये हो गया 0.35, जो चेंज आया वो हो गया 0.03 का, 0.03 का चेंज आ गया, ये एंट्रोपी चेंज हो गया। और क्योंकि ये किलो जूल में आ रहा है, किलो जूल पर केल्विन पर मोल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको जूल पर केल्विन पर मोल में लेके आऊँ तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एंट्रोपी जो चेंज होगा वो हो जाएगा 0.03 × 1000, मतलब ये आ जाएगा 30 जूल किलो पर मोल, मतलब फर्स्ट आंसर होना चाहिए। सभी तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर करके दे रहा हूँ, बस आपको एक एक करके इन क्वेश्चंस को मेरे साथ पेशेंसली, है ना, पेशेंसली बनाना है, पेशेंसली बनाना है ना। पहाड़ तोड़ने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है प्यारे बच्चों डिसिप्लिन में बने रहना, डिसिप्लिन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलो डिसिप्लिन से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज, मतलब एंथैल्पी चेंज दिया गया है -2.5 × 10⁻³ कैलोरी में दिया गया है। वहीं पर एंट्रोपी में चेंज दिया गया है 7.4 कैलोरी में दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव है,
मतलब जब डेल्टा एच देखो नेगेटिव वैल्यू हो और डेल्टा एस एंट्रोपी अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो डेल्टा जी जो होता है वो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, ऑलवेज फॉर एनी कंडीशन, ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगी। ये दोनों कंडीशन फेवरेबल है, ये दोनों कंडीशन फेवरेबल है। एंथैल्पी का चेंज नेगेटिव हो और एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव हो तो दोनों फेवरेबल कंडीशन है। इफ बोथ आर फेवरेबल कंडीशन तो फिर वो कंडीशन बायस नहीं होती है, वो हमेशा ऑलवेज क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10 देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। तो प्यारे बच्चों डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -2.303 RT log K, और log K का वैल्यू आपको 10 दिया गया है तो ये वैल्यू हो जाएगी -2.303 इंटू R की वैल्यू हो जाएगी 8.314 इंटू T का वैल्यू है यहाँ पर 300 दिया गया है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और किलो जूल में बदलना है तो किलो जूल में बदलने के लिए इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आई होप आंसर आपका सेकंड आ जाएगा। बस आपको एक फॉर्मूला जो है इसका आपको क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी क्या होगा व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एक 1 atm प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब आपका टेम्परेचर फिक्स्ड है, प्रेशर फिक्स्ड है ना। तो यहाँ पर बोला गया है स्टीम में बदल रहे हैं हम इसको, H2O को स्टीम में बदल रहे हैं, मतलब गैसियस स्टेट में बदल रहे हैं। तो जब भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है डेल्टा जी 0 होता है। इक्विलिब्रियम में जब भी होगा डेल्टा जी 0 होगा, डेल्टा जी नॉट नहीं 0 होगा पर डेल्टा जी 0 होगा यहाँ पर। तो आंसर 0 कैलोरी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है उसका डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दिया गया है तो डेल्टा जी नॉट बराबर -4.606 किलो कैलोरी में दे दिया गया है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो प्यारे नन्ना मुन्ना बच्चों डेल्टा जी नॉट बराबर अभी मैंने बताया था 2.303 RT log K, मतलब K निकालना है। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है -4.606 इंटू 1000, क्योंकि कैलोरी किलो कैलोरी में दिया गया था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया कैलोरी के लिए, इक्वल टू -2.303 इंटू 2 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू है 277, मतलब हो गया 500 log K का वैल्यू है, राइट। ये दोनों वैल्यू को इससे कैंसिल करेंगे, बराबर हो गया। ये 500 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 आ गया, मतलब log K का वैल्यू हो गया 2, तो K का वैल्यू आ गया 10 की पावर 2, मतलब 100 फर्स्ट। मस्त, मजेदार, जबरदस्त, झकास। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल कैसे गिवन होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो किसी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और उसके फॉर्म में हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन को हम ग्रेफाइट के फॉर्म में, ऑक्सीजन को हम 1/2 O2 और इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका आंसर सेकंड आना चाहिए। बस ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो कभी कभी नीट में इस टाइप के भी क्वेश्चन आया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। वाओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आपको दिया गया है। इसका मतलब ये कर रहा है कि अमोनिया, 1 मोल अमोनिया को बनाने में, मतलब N2 प्लस H2, यहाँ आ जाएगा ½ N2, यहाँ आ जाएगा 3/2 H2। अमोनिया बनाने में आपको डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जो है अमोनिया का वो -46 किलो जूल है। तो बताओ कि एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ट्वाइस अमोनिया से हमें नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, और रिएक्शन को रिवर्स कर दो
तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डबल, और रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये आ जाएगा 46 इंटू 2, तो 92 पॉजिटिव। टन टन, आ गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त, मजेदार, झकास। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर H2O2 एंड H2OR गिवन है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कभी भी दिया हो और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ चेंज इन रिएक्शन निकालना है, तो हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा कर देना है। और वहीं पे अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की बात करें प्योर फॉर्म में, तो वो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा हम कंसीडर करते हैं 0। तो ऑक्सीजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। तो बस आपको क्या कर देना है, 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ले लेना है, जिसका वैल्यू है -286, और इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है माइनस ऑफ, इसका वैल्यू है 2 टाइम्स इंटू H2O2 का फॉर्मेशन है -188। अब इसको डबल करके 2 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव होगा, और ये वैल्यू ऑब्वियस से बड़ी आएगी। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू लगभग इसके बराबर आनी चाहिए, करके देख लेंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन दिया गया है कि कैसे, और ये देखो +2x लिखा गया है। जो ये +2x लिखा गया है इसका मतलब एंथैल यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। तो मैं इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखूंगा आप कि सल्फर सुपर से ऊपर डू 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 डू, इसको मैं ऐसा लिख दूं। एंथैल्पी ऑफ दिस इज ऑक्सीडेशन, ये एंथैल्पी 1 ले लेता हूं मैं इसको, और ये आ गई -2x, राइट। और ये दूसरी वाली हो गई SO2 प्लस हाफ O2 SO3, और ये डेल्टा H2 बराबर हो गया -y। वाई दिस कोलावेरी। चलो 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 चलो, हमें निकालना है हीट ऑफ, फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। SO2 को फॉर्म करने की हीट निकालनी है। तो इस रिएक्शन में से इस रिएक्शन को आप कर दें सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये SO3 था एक्चुअली में, ये SO3 है, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे हाँ ये बचेगा O2, ये बचेगा सल्फर प्लस O2, और ये माइनस SO2 है तो इधर जाके ये हो जाएगा SO2, और ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x प्लस y। तो इसको हम लिख सकते हैं, कुछ माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा 2x माइनस y, तो माइनस ऑफ 2x माइनस y। टन टन, आया 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 आया। द हीट ऑफ फॉर्मेशन, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन, देन द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बर्न करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, और ये हाफ O2 हो जाएगा। अभी बताया था कि अगर इस रिएक्शन की मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है -94, तो -94 ऑफ -26.4, इसमें से ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये 94 से डिक्रीज हो जाएगी, और आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का सवाल है, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है उसका मतलब होता है कि एक H+ आयन जब एक OH आयन को न्यूट्रलाइज कर दे तो पानी बनता है, और इसमें लगभग -57 या -13.7 किलो कैलोरी की हीट लिबरेट होती है, और यही हाईएस्ट हीट है। अगर ये एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन, तो वो हाईएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो हाईएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो यहाँ पे वीक बेस है, ये भी वीक एसिड है, तो वीक में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा मैक्सिमम से कम होती है। ये वीक है, ये स्ट्रांग है, तो ये भी कम हो जाएगा। ये स्ट्रांग है पर ये वीक है, ये भी कम हो जाएगा। ये स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा तो मैक्सिमम हीट रिलीज होगी। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक है पर ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग एसिड है और वीक बेस है। तो वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का अगर हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो हीट
अमाउंट ऑफ -13.7 से कम हो जाएगी, मतलब इससे कम आएगी। चलो बढ़ते हैं आगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन जो होती है, ये होती है हाइड्रोजन, इसको मैं डिसोसिएट कर दूं तो ये हो जाएगी 2H, ठीक है। तो अगर ये देखो, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 2 ग्राम के लिए है, ठीक है। अगर ये मैं बोल रहा हूं कि 4 ग्राम के लिए जो हीट है मेरे पास 208 किलो कैलोरी है, तो मुझे 2 ग्राम पे निकालनी है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो है HH बॉन्ड, इसमें HH बॉन्ड ही है। इस HH बॉन्ड को तोड़ने में, मतलब इस 2 ग्राम बॉन्ड को तोड़ना है मुझे, देखिया जाए तो इससे आधी हो जाएगी। 4 ग्राम में इतनी है तो 2 ग्राम में कितनी होगी, 104 किलो कैलोरी। ये आंसर होना चाहिए। तो ये तो लॉजिक है, सिंपल से, कोई मतलब ऐसा फॉर्मूला या ऐसा दिमाग लगाना होता है बेसिकली इसमें, और कुछ नहीं है। अगला देखो, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ गैसियस H2Cl2 एंड HCl आर these and these respectively the enthalpy of formation of HCl। देखो HCl को फॉर्म करेंगे तो H2 + Cl2 से बनेगा HCl, पर ध्यान रखना ये 1 मोल लेना है तो इसको आधा करना पड़ेगा। अब जब बॉन्ड एनर्जी होती है हमारे पास, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट लेना है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये करना होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसकी एनर्जी मतलब हाफ, और हाइड्रोजन की एनर्जी कितना दिया गया है, हाइड्रोजन के लिए दिया गया है 104 प्लस हाफ 58 × 58, ये दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट की एनर्जी। तो प्रोडक्ट कौन है हमारा, 103, और वो है 1, मतलब 103। जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए -22 किलो कैलोरी। आसान है, दिमाग लगाना है बस। एंथैल्पी ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ मीथेन, ये है मीथेन। देखो मीथेन जो है ना, एंथैल्पी ऑफ मीथेन, तो मीथेन जो हो रहा है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कितनी है भैया, 320 है। तो 4 बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी हो गई 320। तो चारों बॉन्ड कैसे हैं, CH बॉन्ड है, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे CH की, तो वो कितनी आ जाएगी, 320 / 4, मतलब 80 यूनिट क्या है, कैलोरीज है, तो कैलोरीज 80 कैलोरी। अब बात आती है इथेन की। इथेन होता है हमारा C2H6, इसका मतलब हो गया कि C बॉन्ड C H H H H H H। अब इसको ध्यान से देखो, तो इसमें 6 बॉन्ड है CH वाले और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और इन सबको तोड़ने की एनर्जी है 360। तो टोटल 360 की एनर्जी लगेगी आपको कब, जब आप एक कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, तो आपको 360 की एनर्जी लगेगी कब, जब एक कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस 6 × 80 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एवरेज एनर्जी इतनी होती है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो लगभग आपको 120 कैलोरी के आसपास आंसर आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दिया गया है। फ्रॉम द अबव रिएक्शन द हीट ऑफ रिएक्शंस फॉर दिस कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्रेफाइट को बर्न करने में क्या एनर्जी लगेगी। तो इस रिएक्शन में मैं ऐसा क्या करूं कि ये रिएक्शन मुझे मिल जाए। तो अगर मैं इस रिएक्शन को इस रिएक्शन में ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूं तो ये हाफ और हाफ O2 हो जाएगा, ये CO से ये CO कैंसिल हो जाएगा, कार्बन प्लस O2 प्लस CO2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है तो ये हो जाएगा -393.7 समथिंग कुछ आ रहा है, तो यार माइनस में आएगा, -393.7 माइनस में आएगा, क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस। अगला देखो जिंक। वन सेकेंड, देखो यहाँ पर है ना हीट का साइन यहाँ दिया गया है। जब रिएक्शन में साथ में हीट का साइन लिखा होता है ना प्यारे बच्चों, तो वो एक्चुअली में हीट रिलीज बता रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा वापस लिख देता हूँ, जिंक प्लस हाफ O2, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। और डेल्टा H इस रिएक्शन का हो रहा है 84,000। वहीं पे Hg प्लस हाफ O2
इस रिएक्शन में हो रहा है HgO और इसका डेल्टा H दिया गया है 21 से 100 कैलोरी। ऐसा क्या किया जाए जो गिवन रिएक्शन बन जाए, मतलब ये रिएक्शन। तो जिंक तो मुझे रिएक्टेंट साइड पर चाहिए और Hg मुझे प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। जैसे ही मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जिंक प्लस ये HgO इधर आ जाएगा और ये Hg उधर चला जाएगा प्लस ZnO। देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आई थिंक आंसर 62-300 समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वर्क डन व्हेन 18 ml ऑफ वाटर। देखो आपने एक्चुअली वर्क डन क्या कर रहे हो, वाटर को आप क्या कर रहे हो, वेपराइज कर रहे हो, मतलब लिक्विड से H2O गैस बना रहे हो, राइट। तो इधर तो लिक्विड ही है और 18 ml का मतलब होता है 18 ml और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, मतलब ये हो गया 18 ग्राम, मतलब ये हो गया 1 मोल, राइट। तो ओवरऑल जो आपका वर्क डन हो जाएगा वो वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस गैस का वॉल्यूम। इनिशियल लिक्विड का वॉल्यूम तो बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो हम उसको वॉल्यूम निकालेंगे तो PV इक्वल टू NRT की मदद ले सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू NRT, N कितना हो गया 1 मोल, R कितना हो गया 0.0821 लीटर में निकाल रहे हैं अपन इसको। टेम्परेचर हो गया 373 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना हो गया 1 atm। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट 30 लीटर के आसपास आएगा। यहाँ पे रख देंगे वर्क डन बराबर लगभग -1 इंटू फाइनल वॉल्यूम है 30, शुरू में लगभग ज़ीरो, तो ये -30 ATM लीटर ये आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट। ऐसे करना है इस सवाल को। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांड, वाह भैया वाह, 1 लीटर से 100 लीटर तक लेके गए। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। 1 मोल आइडियल गैस को आप एक्सपांड कर रहे हो, आइसोथर्मली एक्सपांड कर रहे हो 1 लीटर से 100 लीटर। तो देखो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा T आपका कांस्टेंट है। आइसोथर्मल सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा E बराबर Q प्लस W से निकालें, ये 0 है तो इसका मतलब Q बराबर -W है। मतलब जो भी आपने हीट एब्जॉर्ब किया है वो टोटली वर्क डन में चेंज हुआ है। जो भी आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गया है। तो हीट में जो सप्लाई है वो 0 नहीं है, मतलब ये सही आंसर है कि ये फॉल्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ आइस। तो मोलर हीट कैपेसिटी Cp बराबर होता है डेल्टा H बाय N डेल्टा T, राइट। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर जो डेल्टा T है आपका वो चेंज इन, अगर मैं फेज चेंज की बात करूँ, क्योंकि आप वाटर को आइस बना रहे हो, एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। जब ये चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब Cp का वैल्यू आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है आपका, तो जब चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलो जूल, अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब 10 किलो जूल की तो एनर्जी एब्जॉर्ब ही कर लिया उसने। एंड वर्क डन, मतलब डन हो गया, मतलब -4 किलो जूल का एनर्जी यहाँ आ गया, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आया, 10 - 4 बराबर 6 किलो जूल, मतलब एनर्जी इंक्रीज कर गई है 6 किलो जूल से। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 6 किलो जूल, इंक्रीज बाय यहाँ 6 किलो जूल आएगा, ये 6 आएगा, तो इंक्रीज बाय 6 किलो जूल। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई का जब भी सवाल आ रहा है, बहुत सवाल आते हैं इसमें नीट में, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई बराबर प्लस डेल्टा NGRT, तो इसका मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, यही पूछा गया है, इक्वल टू हो गया डेल्टा NGRT,
अब इस इक्वेशन के लिए ये आपकी बेंजीन वाली लिक्विड वाली जो है C6H6O2, इसको कंबस्ट कर दें, CO2 प्लस H2O बनेगा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो लिक्विड है, लिक्विड बेंजीन दिया गया है, और इसको ले लें तो ये 6 हो जाएगा, और इसको ले लें तो ये 6 हो जाएगा, और 6 और 12 और 6 18 हो गया। हाइड्रोजन ऑलरेडी 6 नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर देना, 3 होगी ना, 6 थोड़ी आएगी है, तो 3H2O, तो 3 और 12 और 3 15 हो गए, तो 15/2 हो गया। 15/2 मतलब हो गया 6.5, 7.5, ये हो गया 7.5, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी गैस है और ये हमारा लिक्विड है, तो डेफिनेटली 6 आपकी जो डेल्टा Ng की वैल्यू है वो हो गई 6 माइनस 7.5, मतलब -1.5। तो -1.5 इंटू R इंटू T ये आप कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो डेल्टा H बराबर यहाँ से रख देंगे, अब ये -1.5 किलो जूल में चाहिए, इंटू R मतलब 8.3, इंटू T कितना है आपका 300, डिवाइड बाय, क्योंकि किलो जूल में चाहिए तो आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, और इसको कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है 186.5। द एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी निकालना है, एंथैल्पी दिया हो तो एंट्रोपी का जो चेंज होता है वो एंथैल्पी का चेंज डिवाइड बाय टेम्परेचर, हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये हो गया 186 किलो जूल में दिया गया है, तो इंटू 10⁻³ मतलब डिवाइडेड बाय 373 से डिवाइड कर देंगे, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है जिस पर उसको वेपराइज किया जाता, तो लगभग ये जो है 0.5 किलो जूल के आसपास आंसर आना चाहिए। अगला देखते हैं, 5 मोल आइडियल गैस, 5 मोल आइडियल गैस एक्सपांड रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम 8 to 80 एट टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज बताना है भैया, ठीक है। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज की बात करें तो ये -2.3 -2.303 R एन आर, एन तो हो गया 5 मोल, तो एन आर लॉग V2/V1 या P1/P2 होता है, तो ये हो जाएगा -2.303, एन की वैल्यू है 5, आर की वैल्यू है 8.3, और ये लॉग 80/8 मतलब 10, मतलब लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, लगभग ये माइनस में ही आए, नहीं माइनस में नहीं होगा, ये प्लस ही रहेगा। तो एंट्रोपी चेंज है, ये एक्सपांड कर रहे हैं ना अपन, तो एंट्रोपी बढ़ रही है इसकी, इसलिए डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव आएगा, ये भी डेल्टा एस, तो ये पॉजिटिव आएगा और ये आंसर आएगा 95.73। चेक कर लो, इसका आंसर यही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन ABC, डेल्टा U दिया है, डेल्टा S दिया है, वैल्यू ऑफ डेल्टा G निकालना है। सो बेटा डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, पर यहाँ डेल्टा H दिया नहीं है, डेल्टा S दिया है, तो पहले डेल्टा H कैलकुलेट करो, और डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा E कितना है, ये रहा -3 प्लस, और यहाँ पे देखो ये गैस ये गैस ये गैस, तो 1 - 2 मतलब ये हो गया -1, इंटू R की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे 2, और ये किलो कैलोरी में रख रहे हो आप, ठीक है, ये किलो कैलोरी में रख रहे हो तो इसको किलो कैलोरी में ही रख देंगे, इंटू T की वैल्यू कितनी है 300, डिवाइड बाय 1000 कर देना किलो कैलोरी के लिए, ये हो गया -3, ये हो गया 3 × 600 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो गया -0.6, मतलब ये हो गया -3.6 किलो कैलोरी,
डेल्टा एच आ गया आपके पास, राइट। अब डेल्टा एच आ गया तो मेरे प्यारे शिकारियों, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हो गया -3.6 किलो कैलोरी, राइट। माइनस टी, टी कितना है हमारा 300, और डेल्टा एस कितना है यहाँ पर, डेल्टा एस है 10 किलो कैलोरी में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा फाइनली, और डेल्टा एस ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया 0.6 किलो कैलोरी, तो इसका मतलब आ गया -0.6 किलो कैलोरी, तो मतलब ये आ गया -600 कैलोरी, 600 कैलोरी फर्स्ट आंसर आ रहा है। बस तो करते जाना है स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा आंसर। देखो अगला क्या है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन हो, टू बी स्पॉन्टेनियस, कब स्पॉन्टेनियस होती है, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव हो तब वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अगला क्या है, CO2 सॉलिड से गैस बना रहे हो आप, CO2 सॉलिड से CO2 गैस बना रहे हो, तो इसकी एंट्रोपी तो बढ़ रही है और एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा क्योंकि सॉलिड को गैस बना रहे हो, तो दोनों पॉजिटिव हो गया। डेल्टा एच भी पॉजिटिव है इसका, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। क्यों, ये तो हीट अब्जॉर्ब करेगा तभी वो सॉलिड से गैस बनेगा, और एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि गैस हो रही है, तो आंसर फर्स्ट आना चाहिए। अगला देखो, द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कितना है, -26 किलो कैलोरी, एंड इट्स एंट्रोपी चेंज भी दिया गया है। तो प्यारे बच्चों क्या निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का वैल्यू दिया गया है -26 किलो कैलोरी में ही दिया गया है, ठीक है। तो किलो कैलोरी में ही रख देते हैं, इंटू 10⁻³ रख दो यहाँ पे चाहो तो आप, ठीक है। इक्वल टू डेल्टा एच आपको निकालना है, माइनस टी कितना है 300 इंटू कैलोरी, डेल्टा एस कितनी है -600, राइट। 600 नहीं सॉरी 60, तो ये कितना हो गया 3 से 18,000 हो गया ये, तो ये हो गया -26, और ये माइनस माइनस ये दोनों मिला के तो प्लस हो गया, और ये प्लस मिला के वापस इधर आएगा तो ये माइनस हो गया, माइनस इंटू 10⁻³ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस उधर आया तो -18 इंटू 10⁻³ इक्वल टू डेल्टा एच। तो 26 और 18 अगर कर दें तो 44 हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा -44 इंटू 10⁻³ कैलोरी, ये डेल्टा एच का वैल्यू आ गया। तो किलो कैलोरी में बोलेंगे तो माइनस में आ जाएगा ये आंसर। चलो बस आगे बढ़ते हैं। इन द कंबशन ऑफ 4 ग्राम मीथेन, अगर 4 ग्राम मीथेन को बर्न करें तो 2.5 किलो कैलोरी का हीट मिलता है। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, देखो मीथेन को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, यही है। तो जब भी हम किसी की हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं मतलब ये 1 मोल होना चाहिए, और 1 मोल मीथेन का मतलब हो गया 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम। तो 4 ग्राम अगर मीथेन को बर्न करने में 2.5 है तो 16 ग्राम में कितनी होगी, 4 टाइम हो जाएगी, 4 इंटू 2.5 टाइम्स हीट निकलेगी, मतलब 10 किलो कैलोरी की हीट लिबरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी किलो कैलोरी ऑफ हीट इवॉल्व्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका जो एन फैक्टर है वो कितना है, एन फैक्टर कितना है इसका, वो 2 है। मतलब 2 इक्विवेलेंट को आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। एक इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगभग आपकी -13.7 किलो कैलोरी की हीट होती है, तो 2 न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एकदम डबल, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या कोई भी प्रकार की हीट होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो जितने ज़्यादा इक्विवेलेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी, तो अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगी 27.4 किलो कैलोरी। अगला क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 दिया गया है एंड BaCl2H2O दिया गया है। दोनों की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी है। तो जब भी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी हो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस वाली माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन
जो है वो हाइड्रेटेड वाली, मतलब एनहाइड्रस और हाइड्रेट वाली, ये निकालनी पड़ती है। तो ये वैल्यू एनहाइड्रस मतलब BaCl2 वाली, तो ये कितनी है -A, माइनस इसकी एंथैल्पी ये कितनी है -B, तो माइनस है -B, मतलब इसका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट, फॉर द गिवन रिएक्शन A से D, फिर ये बोल रहा है कि A से B गए, फिर B से C गए, फिर C से D गए, इसके लिए ये वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियस, ये हैजेस लॉ पे क्वेश्चन है। देखो जब A से, सुनना ध्यान से, ये जब A से आप D जा रहे हो तो पहले आप A से B गए होंगे, फिर B से C गए होंगे, फिर C से D गए होंगे। यहाँ वाली एनर्जी आपकी x1 है, ये वाली हमें पता करनी है, और ये वाली x3 है, और ये सबकी मिला के टोटल एनर्जी आपकी x है। तो ऑब्वियस है भी x1 प्लस x2 प्लस x3 सब मिला के x है, तो x2 बराबर हो जाएगी x माइनस ऑफ x1 प्लस x3, x माइनस ऑफ x1 प्लस x3। फर्स्ट ही आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन खत्म, धन्यवाद, बाय बाय, सायोनारा। चलो, थर्मोडायनेमिक्स के ज़बरदस्त क्वेश्चन की एक बार हमने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन ये चैप्टर आसान नहीं है। कई बार हमें लगता है कि अभी भी तैयारियां अधूरी है। थर्मोडायनेमिक्स मैंने देखा है बच्चे कितनी भी बार सॉल्व करते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो एक बूस्टर मैं आपको लगा चुका हूँ थर्मोडायनेमिक का, दूसरा बूस्टर अभी भी बाकी है। थर्मोडायनेमिक्स कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया या इक्विलिब्रियम हो गया, जहां आपका कॉन्फिडेंस के लिए बूस्टर डबल चाहिए, बूस्टर 1 बूस्टर 2। तो थर्मोडायनेमिक बूस्टर 1 मैंने आपको दे दिया है, थर्मोडायनेमिक बूस्टर 2 मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। अगला लेक्चर जो भी होगा उसमें थर्मोडायनेमिक का ही बूस्टर लगाएंगे, एक और बूस्टर लगाएंगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इस तरह से बन जाए कि हमारे हाथों से रैंक स्लीप ना हो पाए। यस, तो चलिए बने रहिए नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के साथ, आपके प्यारे डीजी सर के साथ, और हम सबकी प्यारी फिनिक्स के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, सायोनारा, फिर मिलते हैं दोबारा।